ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर का स्क्रीन कट रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब ठीक है ना। चलिए अंकित जी बाकी सारी बातें लास्ट में करेंगे, पहले कक्षा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हम प्रारंभ करने वाले हैं आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर बीपीएससी के द्वारा सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, और वो टॉपिक है हमारा विद्रोह एवं आंदोलन। क्या है? विद्रोह एवं आंदोलन। ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास क्रम में हमने देखा था कि 4 सेक्शन में विभाजित करके हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में 2 टॉपिक हमने यहाँ पर किया। एक तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और दूसरा हम यहाँ पर करने वाले हैं विद्रोह एवं आंदोलन। क्योंकि नीतियां जो रहती है, नीतियां के प्रभाव जो रहता है वो पूरे भारतीय स्तर पर रहता है, बिहार क्षेत्र में कुछ विशेष नहीं किया जाता, इसलिए उसे भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं विद्रोह एवं आंदोलन। ठीक है। आज लगभग हम संथाल विद्रोह तक पहुंचेंगे। विद्रोह एवं आंदोलनों की बात करें तो 2 तरीके से इसको पढ़ेंगे। बीच में एक हमारा लाइन होगा 1857, ठीक है। तो एक हमारा कैटेगरी होगा 1857 से पहले का, और दूसरा होगा 1857 के बाद का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा संथाल विद्रोह सबसे प्रिय टॉपिक है बीपीएससी का। हर एक साल को गैप देके संथाल विद्रोह से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये विद्रोह एवं आंदोलन हुए तो क्या कारण थे कि यहाँ पर इतने सारे विद्रोह एवं आंदोलन हुए। क्योंकि जब तक कारण समझ में नहीं आएगा बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, है ना। भारत का इतिहास होता तो यहाँ पर बहुत सारी नीतियां अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों की नीतियां भी करवाता और वहां से सारी चीजें रिलेट हो पाती, लेकिन बिहार में हमने नीति यहाँ पर किया नहीं। तो इन सभी को एक बार मैं समझाते हुए चलता हूँ, रिलेट करते हुए चलिएगा, तब जाके सारी कहानी क्लियर होती चलेगी। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों की, कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से भारत के क्षेत्र में, स्पेशली हम यहाँ पर बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार के क्षेत्र में विद्रोह एवं आंदोलन देखने को मिला। एक एक पर हम बातें करते हुए चलते हैं। विद्रोह आंदोलन जितने भी हुए उन सभी का एक ही कारण था, ब्रिटिश नीतियां, है ना। जैसे हमने देखा था प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और हमने बात की थी कि ब्रिटिश कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापारिक कंपनी हमेशा लाभ पर फोकस करती है। अर्थात जैसे ही भारत में इनका शासन स्थापित होता है, भारत में जैसे ही शासन स्थापित होता है, शासन स्थापित होने के बाद विभिन्न प्रकार की इनके द्वारा नीतियां लाई जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर पाए। और यही नीतियां जो होती है ये भारतीयों के मन में द्वेष उत्पन्न करती है। किस प्रकार से करती है इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ब्रिटिश नीतियों में सबसे प्रमुख जो नीति था वो था भू राजस्व नीति। आप सभी ने पढ़ा होगा भू राजस्व नीति। सरकार की मुख्य आय जो रही है वो क्या है हमारा? भू राजस्व। भू राजस्व से सबसे ज्यादा इनकम यहां पर होता है। जैसे ही इलाहाबाद के संधि के माध्यम से अंग्रेजों को भारतीय क्षेत्रों का राजस्व अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली करने हेतु भारत में इनके द्वारा भू राजस्व नीति लाई जाती है, जिसके अंतर्गत 3 नीतियों को आपने पढ़ा होगा। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तीनों को आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं और किस प्रकार से इसके द्वारा शोषण किया गया उसको भी यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाता हूं 1857 वाले को, क्योंकि इसकी आवश्यकता अब रही नहीं है। ठीक, देखिएगा यहां पर बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की, तो 3 प्रकार की व्यवस्था थी। एक थी जमींदारी व्यवस्था, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, तीनों में डिफरेंस क्या था? तो देखिएगा, ये सभी के सभी व्यवस्था किसके लिए लाया गया? कृषकों से राजस्व वसूली करने के लिए, है ना। कृषकों से राजस्व वसूली करने के लिए।
थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा साथ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कृषकों से राजस्व वसूली करने के लिए अब यहाँ पर देखिएगा, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया, राजस्व जाना कहाँ है, कंपनी के पास, है ना। राजस्व जाना कहाँ है, कंपनी के पास। तो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पर क्या की, डायरेक्टली चाहे कि यहाँ पर हम राजस्व वसूली ना करें, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सबसे पहला बंदोबस्त था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में क्या किया गया, तो कंपनी और कृषक के बीच में जमींदारों को बैठा दिया गया। कृषकों की बात करें तो पहले ये भूमि के मालिक हुआ करते थे, है ना। इनसे पहले देखे मध्य काल में, प्राचीन काल में, तो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चला करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है कि भूमि का जो मालिक होता है वो रैयत होता है ना, अर्थात किसान होता है। पूर्णतः ये इसका मालिकाना हक होता है, इस पे अपनी इच्छा के अनुसार, पहले क्या था कि अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी आवश्यकता हो उतना खाद्यान्न उत्पादित करता था। किसानों का पहले की अवस्था क्या थी कि अपने इच्छा अनुसार जो भी फसल चाहे वो फसल उत्पादित करता था। सबसे पहला उद्देश्य था कि अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए खाद्यान्न उत्पादित करना। उस उत्पादन से अगर अधिशेष बच जाता है तो वो किसानों के ऊपर था कि वो उसको बाजार में बेचे या नहीं बेचे, अर्थात इसकी स्थिति क्या थी, स्वतंत्र स्थिति थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों के पास राजस्व अधिकार आ गए, जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई, तो इससे क्या हुआ कि पहले जो भूमि का मालिक कृषक हुआ करता था, अब भूमि का मालिक किसको, जमींदार को बना दिया गया। अर्थात कंपनी और कृषकों के बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। पहले राजा और कृषकों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता था। अधिकारी आते थे कृषकों से डायरेक्ट राजस्व वसूल करके वो लेकर जाते थे केंद्र में। लेकिन यहाँ पर क्या था, बीच में जमींदारों को बैठा दिया गया, भूमि का मालिक जमींदार को बना दिया गया। इसमें व्यवस्थाएं क्या थी, आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसके अंतर्गत व्यवस्था ये थी कि अगर यहाँ पर व्यवस्था किया गया था कि कंपनी ने क्या कर दी, मान लीजिए राजस्व फिक्स कर दिया कि इतने क्षेत्र में 10 रुपए का राजस्व वसूली हो सकता है। लेकिन इसमें प्रावधान ये डाल दिया साथ में कि अगर 10 रुपए से ज्यादा वसूली कोई जमींदार कर लेता है ना, मान लीजिए 10 की जगह पर 15 रुपए ये वसूल कर लेता है, तो ये 5 रुपए जो अतिरिक्त है वो रखने का अधिकार किसके पास था, जमींदार के पास था। ये क्या हुआ कि अब देखिए हुआ क्या, कंपनी के द्वारा क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, उससे अतिरिक्त राजस्व उगाही के स्थान पर वो क्या कर सकता था कि अतिरिक्त धन अपने पास रख सकता था। अब ऐसी स्थिति में जमींदारों ने क्या किया, भैया ऑफर है यहाँ पर, जितना ज्यादा हम क्या करें, जितना ज्यादा राजस्व वसूल कर ले। तो ऐसी स्थिति में जमींदारों के द्वारा लगान जितना फिक्स था, इससे 2 गुने 3 गुने रकम यहाँ पर वसूले गए। कारण ये रहा क्योंकि अतिरिक्त धन रखने का अधिकार किसके पास था, जमींदारों के पास था। इससे क्या हुआ, कृषकों का शोषण हुआ। जितनी क्षमता इसकी नहीं थी उससे भी ज्यादा यहाँ पर राजस्व वसूली किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखें तो और क्या था भैया, तो जमींदारों से ये बात भी कंपनी ने कहा था कि भैया हम आपको एक डेट दे रहे हैं, इस तारीख के शाम होने से पहले तक अगर आप उस महीने का राजस्व नहीं ला कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम आपकी जमींदारी को छीन लेंगे। इससे क्या था, जमींदारों के मन में डर था भैया कि अगर हम तय समय पर अगर राजस्व अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो ऐसी अवस्था में कृषकों के पास संसाधन ना होने के बावजूद भी, पैसे ना होने के बावजूद भी जबरन प्रताड़ित करके इनसे क्या किया जाने लगा, पैसा वसूल किया जाने लगा। अब ऐसी स्थिति में जब कृषकों के पास पैसे नहीं थे तो वो साहूकारों के पास जाने लगे, साहूकारों से ऋण लिया, और साहूकारों के द्वारा जो यहाँ पर ऋण दिया गया वो बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर ऋण दिया जाता था, जिस ऋण की चुकता इन कृषकों के द्वारा करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। कृषक इसको चुकता नहीं कर पाते थे और ऐसी स्थिति में उनकी भूमि जो थी इनसे छीन ली जाती थी, अर्थात तरह तरह के कृषकों पर अत्याचार होने लगा। तो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा शोषण किया गया। अब यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई कि भैया इससे क्या हुआ कि जमींदार अतिरिक्त धन यहाँ पर लेने लगा। धीरे धीरे ये क्या हो गया, धनवान हो गया। अब अंग्रेजों को देखकर बहुत बुरा लगा कि भैया व्यवस्था तो हमने लाया, लाभ तो ये कमा रहे। अब ये सोचे कि भैया हम कैसे लाभ कमाएं, तो यहाँ से जमींदारों को समाप्त कर दिए और प्रत्यक्ष कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। कृषकों को क्या कर दिया गया, यहाँ पर भूमि का मालिक बना दिया गया। लेकिन इसमें भी शोषण किया गया।
कैसे? तो पहले जो शोषण जमींदार के द्वारा किया जाता था, अब वही शोषण किसके द्वारा? तो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया जाने लगा। ये अतिरिक्त यहाँ पर वसूल करने लगे। तो जो सिचुएशन जमींदारी व्यवस्था में था वही रैयतवाड़ी में। फिर अगली व्यवस्था यहाँ पर लाई गई, क्या? महालवाड़ी व्यवस्था, अर्थात एक महाल को, एक गांव को जो भी भूमि है उसका मालिक बना देना। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो जमींदार का स्थान था, अब यहाँ पर उस गांव के मुखिया का स्थान हो गया, उस गांव के प्रधान का अधिकार हो गया, है ना। तो देखा जाए तीनों ही व्यवस्थाएं रही, तीनों ही व्यवस्थाओं में कृषकों का यहाँ पर शोषण हुआ। क्लियर है? किस तरीके से हुआ वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताया। एक बार सबको रिकॉल कर देता हूं, जोड़ लीजिएगा। एक बार ये समझ लीजिए कि कंपनी के द्वारा यहाँ पर भू राजस्व नीति लाई गई, है ना। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने कृषकों के बीच में क्या कर दिया? जमींदारों को बैठा दिया, अर्थात अब भूमि का मालिक कृषक ना होकर जमींदार बन गए। कृषक का रोल क्या हो गया? एक यहाँ पर कृषक मजदूर के रूप में इसका रोल हो गया। पहले ये भूमि के मालिक कहलाते थे, अब कृषक मजदूर यहाँ पर होने लगे, है ना। इनके द्वारा जबरन तरह तरह के टैक्स वसूले गए, अत्यधिक राजस्व वसूले गए, परिणामतः इनका क्या हुआ? शोषण होते चला गया। उसके बाद यहाँ पर कंपनी के द्वारा वाणिज्यीकरण भी कर दिया गया, है ना। वाणिज्यीकरण, फसलों का वाणिज्यीकरण आगे होगा, इसको यहाँ पर समझाता हूं, पहले ये भू राजस्व नीति समझ लीजिए। तो यहाँ पर जमींदारों के द्वारा शोषण किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा शोषण किया गया, और महालवाड़ी व्यवस्था में किसके द्वारा? तो गांव के मुखिया के द्वारा शोषण किया गया। हर एक व्यवस्था के अंतर्गत शोषण हुआ तो केवल कृषकों का शोषण हुआ। इससे इनकी जो स्थिति थी वो बदहाल होते चली गई, गरीबी में ये चले गए। ठीक है, तो ये इनकी स्थिति रही। तो पहला क्या रहा? भू राजस्व नीति रहा। ये क्या रहा? सबसे शोषण प्रकार की नीति। उसके बाद इनके द्वारा वन नीति लाई जाती है। अब वन नीति की बात करें तो इससे तो क्या हुआ? कृषक शोषित हुए। वन नीति की बात करें तो जो यहाँ पर जनजाति थे, है ना, जनजाति थे, जनजाति बिहार वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कब? जब झारखंड भी बिहार के अंतर्गत था। तो वन नीति लाई गई। वन नीति से क्या हुआ कि पहले जनजातियों की बात करें तो ये भी मुख्य रूप से क्या थे? कृषक थे, है ना। इनमें झूम खेती प्रचलित थी, जैसे कि ये क्या करते थे? जंगलों की कटाई करते थे, जंगलों की साफ सफाई करके फिर उसको कृषि योग्य भूमि बनाते थे और उस पर कृषि कार्य करते थे। अर्थात पूरी मेहनत इनकी थी, इसलिए ये जंगलों पर अपना एक अधिकार समझते थे कि भैया वो क्या है? हमारी संपत्ति है। जंगलों में ये क्या करते थे? अपने जानवरों को चराते थे, वहीं से कंद मूल फल ये सब इकट्ठा करके भोजन यापन करते थे। साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि बना के वो वहां पर कृषि कार्य किया करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया भैया? लकड़ी की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने वन नीति लाई, और इस वन नीति के माध्यम से जनजातियों का अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। पहले जो ये वनों पर ये अपना अधिकार समझते थे कि भैया ये वन क्या है? हमारा है, और इसी के माध्यम से जीवन यापन किया जाता था। अब ये पूर्णतः अधिकार इनका समाप्त हो गया, जनजातियों का अधिकार ही समाप्त हो गया। भू राजस्व नीति भी इन पर लागू की गई। परिणामतः सेम सिचुएशन यही हुआ, कृषकों का बड़े स्तर पर यहाँ पर शोषण होने लगा। जो इनके द्वारा भूमि बनाई गई थी कृषि योग्य, उसको भी भू राजस्व नीति के तहत लाया गया, और ये जनजाति भी यहाँ पर कृषक मजदूर बन के रह जाते हैं। तो वन नीति के माध्यम से किस प्रकार शोषण हुआ ये समझ में आ गया। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर व्यापार नीति। इनके द्वारा जो व्यापार नीति लाई जाती है, व्यापार नीति क्या रही? अंग्रेजों से पूर्व देखें तो भारतीय व्यापारियों का जो व्यापार होता था विश्व के विभिन्न भागों से होता था, है ना। यूरोप से, मेसोपोटामिया से, प्राचीन काल से ही भारत की जो व्यापार नीति थी, व्यापार था वो आंतरिक के साथ साथ बाह्य व्यापार भी हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पर आते हैं तो इनके द्वारा व्यापार नीति जो लाई जाती है वो भारतीय व्यापार को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इनका उद्देश्य क्या था? भारतीय व्यापार को बढ़ावा नहीं देना। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वहां पर जो बड़े ही तेजी से उत्पादन का कार्य होता था, उसके लिए भारत को केवल ये कच्चे माल के निर्यातक के रूप में इस्तेमाल किए, और साथ ही साथ जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा था वस्तु, उन वस्तुओं के बाजार के रूप में भारत को बनाकर रख दिए। तो इनके द्वारा जो व्यापार नीति लाई गई, इससे क्या हुआ? भारत का व्यापार पूर्णतः यहाँ पर क्या हो गया? बर्बाद हो गया।
है ना, भारत का पूर्णतः व्यापार यहां पर बर्बाद हो गया, हतोत्साहित किया गया। जैसे इंग्लैंड से वस्तु आती थी तो उस पर आयात कर ये नहीं लगाते थे ताकि इनकी वस्तु यहां पर सस्ती रहे, लेकिन भारतीय व्यापारियों को अगर वस्तु को निर्यात करना हो इनके क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में, तो ये उस पर आयात कर लगा देते थे ज्यादा से ज्यादा, ताकि भारतीय वस्तु महंगी हो जाती थी और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती थी। तो ऐसी इनके द्वारा व्यापार नीति लाई जाती है और व्यापार नीति के कारण भारत का व्यापार वाणिज्य ठप पड़ जाता है। उसके बाद इनके द्वारा जो औद्योगिक नीति लाई गई ये भी क्या रहा, खतरनाक रहा। जैसे कि भारत में देखें तो प्राचीन काल से शिल्पकार बड़े ही अच्छे यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण करते थे, अर्थात शिल्पी कर्म प्राचीन काल से विविधतापूर्ण यहाँ पर हुआ करती थी। भारत के जो कपड़े थे वो विश्व में लग्जरियस कपड़ों में आया करती थी, विलासिता के कपड़ों में आया करती थी। ब्रिटेन के भी राजा महाराजा, यूरोप के भी जो धनी मनी लोग हुआ करते थे वो भारतीय कपड़ों का प्रयोग करते थे, लग्जरियस कपड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आभूषण यहाँ पर बनाए जाते थे, है ना। उसके बाद यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो राजा महाराजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के लग्जरियस वस्तु का उपयोग किया जाता था, इसका भी उत्पादन होता था। उनको हथियारों की आवश्यकता थी तो हथियारों का भी उत्पादन यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहां पर आते हैं, यहां की औद्योगिक नीति जो वो लेकर आते हैं, यहां का उद्योग भी चौपट हो जाता है। कारण क्या रहा इसमें? कारण क्या रहा? तो ब्रिटेन से जो वस्तु आ रही थी भैया, उसको इन्होंने क्या कर दिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। इसमें रेलवे का विशेष रोल रहता है। रेलवे वो भारतीयों को बैठ के एक जगह से दूसरी जगह घुमाने के लिए नहीं लाते हैं, उनका लाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत का जो संसाधन है, उन संसाधनों के दोहन का स्पीड जो था उसको बढ़ा पाए। जो संसाधन थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में थे, वहां से बंदरगाहों तक लाना था। बंदरगाहों से तो नाव के माध्यम से इंग्लैंड लेके जाते थे, लेकिन बंदरगाहों तक पहुंचाया किससे जाए? वहां से, है ना, जहां पर संसाधन थे, संसाधन से बंदरगाहों तक को क्या किया गया, रेलवे से जोड़ा गया, ताकि वहां से खनन कार्य तेजी से हो सके। तेजी से रेलवे को हम क्या करें, रेलवे के माध्यम से उन संसाधनों को नावों तक पहुंचाएं और नावों से इंग्लैंड तक पहुंचाए। साथ ही साथ इंग्लैंड में जो वस्तु बन रही है वो नावों से बंदरगाहों तक लाए और बंदरगाहों से रेलों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन वस्तुओं को पहुंचा दिए। इससे क्या हुआ, पहले हमने देखा था, है ना, शायद आप लोगों को मैंने नहीं बताया, अब दोनों में आधुनिक भारत चल रहा है ना, एक तरफ आधुनिक भारत, एक तरफ आधुनिक बिहार, तो थोड़ा सा दिमाग में आता है कि हाँ मैंने ये बता दिया है या नहीं बताया है, तो मैं बता देता हूं। यहां पर देखें तो जो रेलवे थी, जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इसको मिटा देता हूं, है ना। पहले भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, है ना, भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ये क्या थी, स्वतंत्र प्रकार की थी। स्वतंत्र प्रकार का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए गांव हो गया, इस गांव में लोगों के द्वारा जितने भी वस्तु की आवश्यकता है, उन सभी वस्तुओं का उत्पादन इस गांव के द्वारा ही कर लिया जाता था। अर्थात ये गांव किसी अन्य गांव पर या शहर पर निर्भर नहीं था। सभी के सभी जितने भी वस्तु था, जिसकी आवश्यकता थी, वो सभी के सभी गांव वासियों के द्वारा ही उत्पादन कर लिया जाता था। अब इनके द्वारा मशीन तो थी नहीं, हाथों के माध्यम से उत्पादन करते थे। परिणामतः इनकी वस्तुएं जो थी वो क्या थी, महंगी थी, लेकिन ये अपने आप में क्या थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में थी। अभी तक रेलवे जब तक नहीं आया, अंग्रेजों का सामान यहां तक नहीं पहुंच पाया, परिणामतः इनकी अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र प्रकार की थी, आराम से चल रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेलवे आता है, रेलवे की पहुंच कहां, गांवों तक पहुंचा देता है। पहले अंग्रेजों की पहुंच कहां थी, जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उसी के आसपास तक थी। जो गांव थे, विभिन्न क्षेत्र थे दूर दराज के, वहां तक अंग्रेजों की पहुंच नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेलवे आता है, रेलवे के माध्यम से इनकी पहुंच उन गांवों तक भी होने लगती है ना। इससे क्या हुआ, उनका बाजार विस्तृत करना था। कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटेन में बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा था और उत्पादन के लिए हमें बाजार चाहिए। तो बाजार कौन दिलवाया भैया, रेलवे दिलवाया। रेलवे के माध्यम से भारत में बाजार बड़े स्तर पर इनकी प्राप्त हो गई। अब इनकी वस्तु कहां, गांवों तक पहुंचने लगी। अब एक बात समझिएगा, ये जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, मशीन से कर रहे हैं। मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन करने में क्या होता है, सस्ता होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक हम शर्ट की बात करें, तो यही गांव में ये लोग शर्ट बनाते थे, तो मान लीजिए 20 रुपए में बना रहे हैं, और वही मशीन के द्वारा उस शर्ट का निर्माण किया गया तो 5 रुपए में ही उसका निर्माण हो गया। ठीक है।
अब 20 रुपए में इन्होंने उत्पादित किया तो 20 रुपए में तो बेचेंगे नहीं, कम से कम 1-2 रुपए तो चाहिए इनको। मान लीजिए 25 रुपए में बेचते हैं, है ना, कुछ तो लाभ चाहिए। 25 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि ये 5 रुपए में उत्पादित हुआ, ये 5 रुपए का लाभ ले, 100% लाभ ले तब भी 10 रुपए में बेच सकती है ना। 10 रुपए में बेचे तब भी 100% का लाभ होगा, और ये 5 रुपए के लाभ के लिए बेचे तो 25 रुपए में बेचेगा। अब एक ही वस्तु कोई 25 रुपए में मिल रहा हो, कोई 10 रुपए में मिल रहा हो, कोई भी कौन खरीदेगा भैया? 10 रुपए वाला ही खरीदेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि रेलवे के आने से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी इसको तहस नहस कर दिया। तो औद्योगिक नीति के तहत हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये क्या कर दिए? तहस नहस कर दिए। इनका सामान गांवों तक पहुंचने लगा, परिणामतः गांव में जो औद्योगिक संरचना थी, है ना, विशिष्ट प्रकार के जो यहाँ पर शिल्पी कार्य किया जाता था, इन सबको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया एक रेलवे के माध्यम से, है ना। सड़क निर्माण किए गए तो इन सब के माध्यम से, ठीक है। तो औद्योगिक नीति जो लाई गई इनके द्वारा, इससे क्या हुआ कि भारत के जितने भी पहले के उद्योग थे, क्या थे? कुटीर उद्योग हुआ करते थे, छोटे स्तर पर हुआ करते थे, उनको तो इनके सामानों ने बर्बाद कर दिया। और साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ पर उद्योग छोटे स्तर के हैं, उनको हमने बंद कर दिया, उसके स्थान पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित करे तो यहाँ पर ह्रास कुछ भी दिखाई नहीं देगा, डेवलपमेंट दिखाई देगा कि भैया हमने क्या किया? अपने आप को अपडेट किया है ना। मान लीजिए हमारे पास साइकिल है, ऐसे समझते एग्जाम्पल के माध्यम से, हमारे पास साइकिल है, साइकिल अब तुच्छ लगने लगा, क्यों? क्योंकि बाइक चल रही है। अब साइकिल को हमने बेच के अगर बाइक खरीद लिया तो हमने बोला कि हमने क्या किया? अपडेट किया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया भैया? साइकिल को तो बर्बाद ही कर दिया, लेकिन बाइक भी मुझे नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ? हमारा जो छोटा मोटा साधन था ये भी बर्बाद हो गया। वही स्थिति यहाँ पर उद्योग में किया जाता है। इनके द्वारा जो औद्योगिक नीति लाई जाती है, इसके माध्यम से भारतीय उद्योग तो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उसके स्थान पर बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए जाते हैं, बस सीमित स्तर पर किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बंगाल वाले क्षेत्र में जूट से संबंधित, है ना, और इधर देखें महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में कपास से संबंधित बस 2 ही क्षेत्र था जहां पर क्या किया गया? औद्योगिकरण किया गया, उद्योग स्थापित किया गया। इधर देखें तो कपास वाले में इसमें भारतीयों का योगदान था और बंगाल वाले में यूरोपीय का योगदान था। तो देखें इसमें कोई विशिष्ट योगदान इनका नहीं रहता है, और इनके द्वारा जो औद्योगिक नीति लाई जाती है वो भारतीय उद्योग को बर्बाद कर देता है। इसके लिए इतिहासकार एक टर्म्स प्रयोग करते हैं, विऔद्योगीकरण, है ना। तो जब आप ऑप्शनल करेंगे इतिहास का तो वहां पर ये टर्म आपको दिखाई देगा, विऔद्योगीकरण। ये अपने आप में एक टॉपिक है, प्रश्न है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं औद्योगिक नीति समझ में आ गया। अभी तक हमने भू राजस्व नीति देख लिया, वन नीति देख लिया, व्यापार नीति देख लिया, औद्योगिक नीति देख लिया। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे की इनडायरेक्ट तरीके से हमने बात कर ली, लेकिन फिर से अब थोड़ा सा डायरेक्टली तरीके से बात कर लेते हैं कि रेलवे ने क्या भूमिका निभाई भैया, ठीक है। अब देखिएगा, वही स्वतंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, यहां पर इनके द्वारा लाया गया रेलवे। रेलवे लाने का उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक हित साधना, ठीक है, औपनिवेशिक हित साधना। ऐसा नहीं कि भारतीय इस पे बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाएं, है ना, अपने ससुराल जाएं ट्रेन के माध्यम से मजे ले लेके, है ना, ऐसा उनका कुछ भी उद्देश्य नहीं था। रेलवे लाने का उद्देश्य था औपनिवेशिक हित साधना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संसाधन थे भारत में, है ना, जो संसाधन थे वो तो उनको जहां पर बंदरगाह है वहीं पर मिलेगा नहीं। भारत के विभिन्न भागों में संसाधन थे, तो इन संसाधनों को उन क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए इनके द्वारा भारत में रेलवे चलाई गई, ठीक है। अब रेलवे आया तो क्या हुआ? पहले संसाधन जो स्पीड से जा रही थी उसकी स्पीड उतनी नहीं थी, धीरे धीरे जा रही थी। अब रेलवे आया, क्या कर दिया? संसाधनों के दोहन में तेजी ला दिया, है ना, संसाधनों के दोहन में तेजी ला दिया। पहला कार्य, इसका कार्य क्या हुआ? संसाधनों का दोहन तेज कर दिया। दूसरा कार्य क्या हुआ? तो दूसरा, भारत में बाजार जो इनका था, बाजार को बड़ा कर दिया, है ना। तो दूसरा कार्य क्या कर दिया? बाजार को बड़ा कर दिया। अर्थात अभी हमने बताया कि पहले इनकी पहुंच जो 3 प्रेसिडेंसीज थी वहां तक थी, लेकिन रेलवे के माध्यम से दूर दराज तक ये पहुंच पाए, इनके वस्तु दूर दराज तक पहुंच पाई, परिणामतः इनका बाजार बड़ा हो गया। और साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं थी स्वतंत्र प्रकार की, उसको इसने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो रेलवे क्या
योगदान इस प्रकार से रहता है। उसके बाद इनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा नीति लाई जाती है। शिक्षा नीति आप सभी को पता है, शिक्षा नीति कैसे आई यहाँ पर, शिक्षा लाने का उद्देश्य क्या रहा। इनकी इच्छा ये कभी नहीं थी कि भारतीय पढ़ लिख के सभ्य हो जाए, है ना, भारतीय पढ़ लिख के सभ्य हो जाए, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। भारत में शिक्षा लाने का इनका एक ही उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन अधिकारियों के अधीनस्थ रूप में जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, क्लर्क टाइप का, उनका यहाँ पर क्या करना, निर्माण करना। तो शिक्षा नीति लाने का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों का निर्माण करना, अधीनस्थ अधिकारियों का निर्माण करना। ठीक है ना, एक एक चीज याद रखिएगा, अधीनस्थ अधिकारियों का निर्माण करना। अब इसके लिए इन्होंने शिक्षा कैसे लाया भैया, अब सोचा कि हम सबको शिक्षा तो दे नहीं सकते हैं, है ना, तो इन्होंने क्या लाया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं टपकन का सिद्धांत, है ना। क्या लाया इन्होंने, टपकन का सिद्धांत। क्या था भैया, इसको भी यहीं पर समझ लीजिए, इनके द्वारा लाया गया टपकन का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जो भारत में कई सारे वर्ग थे, है ना, एक मान लीजिए यहाँ पर मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग, है ना, उसके बाद निम्न मध्यम वर्ग, और फिर यहाँ पर था निम्न वर्ग। ऐसे बहुत सारे वर्ग थे, ऐसे बहुत सारे वर्ग थे, मैंने 3 एग्जाम्पल में यहाँ पर लिया। इन्होंने टपकन का सिद्धांत अर्थात डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा देना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि भैया सभी भारतीयों को तो हमें शिक्षा देना नहीं है, हमें क्या करना है, कुछ लोगों को ऐसे हमें निर्मित करना है जो हमारे अधीनस्थ के रूप में कार्य कर पाए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि मध्यम वर्ग की संख्या सबसे कम थी और सबसे ज्यादा संख्या क्या थी, भारत में गरीबों की थी, है ना, निम्न वर्ग की थी। तो इन्होंने सबसे पहले मध्यम वर्ग को क्या किया, शिक्षित किया। और इन्होंने कहा कि जब मध्यम वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो इसके पास जो शिक्षा होगा वो टपक टपक के कहा, निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंच जाएगा। और जब निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचेगा तो इनसे टपक टपक के कहा, निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा। इसी को कहा गया टपकन का सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये इन्होंने लाया शिक्षा नीति के तहत। तो देखा जाए उद्देश्य इनका कुछ और रहता है, लेकिन देखा जाए तो सबके आकस्मिक सकारात्मक उत्पाद देखने को मिलते हैं। अंत में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आकस्मिक सकारात्मक उत्पाद क्या होता है। यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन रिलेट कर देंगे तो और अच्छे से समझ में यहाँ पर आएगा। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षा नीति लाई, और शिक्षा नीति के माध्यम से क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग भी उत्पादित हो गए, है ना, उत्पन्न हो गए। अब वो शिक्षित हो गए, सोचने की क्षमता उनमें आ गई, तर्क वितर्क वो कर सकते थे। साथ ही साथ पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि भैया ये वही अंग्रेज है क्या, दोनों में तो बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। भारत में कितना बर्बरता करते हैं, लोगों पर कितना अत्याचार करते हैं, और वहीं इंग्लैंड में वही अंग्रेज हैं, लोगों का कितना सम्मान करते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों के मन में अब इनके प्रति द्वेष जागृत होने लगा, और विद्रोह एवं आंदोलन में इसने भी विशेष भूमिका निभाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया, इनके द्वारा कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। इसको समझिएगा, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, ये क्या है। तो देखिएगा, हम बात करें किसान की, तो किसान का अभी मैंने बताया किसान पहले कैसे जीवन यापन करता था, ये खुद क्या था, भूमि का मालिक था, खुद क्या था, भूमि का मालिक था, जो इच्छा हो वो उत्पादन करता था। इनका मुख्य उद्देश्य था सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादित करना, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादित करना, ताकि अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उन लोगों का भरण पोषण किया जा सके। अब इस खाद्यान्न उत्पादन के पश्चात जो इनके पास अधिशेष बचता था, जो अधिशेष बचता था, अब इनके ऊपर निर्भर था कि भैया ये बाजार में बेचे या ना बेचे। अर्थात किसानों की यहाँ पर स्वतंत्र प्रकार की स्थिति थी। ठीक है, अब कृषि का वाणिज्यीकरण यहाँ पर कर दिया गया। कारण क्या रहा कि इनके द्वारा जो भू राजस्व की नीति लाई गई, इसमें नगद के रूप में राजस्व को तवज्जो दिया गया कि भैया जो आपको राजस्व देना है ये नगद के रूप में देना है। अब किसानों को नगद कहाँ से मिलेगा भैया, तो वाणिज्यिक फसल लगाएंगे। तो वाणिज्यिक फसल क्या होते हैं, वैसे फसल जिनको डायरेक्टली हम बाजार में बेच सके और उससे कैश की प्राप्ति हो, इसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक फसल। तो ये एक कारण रहता है जिसकी वजह से किसान वाणिज्यिक फसलों की तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ इंग्लैंड में क्या चल रहा है, औद्योगिक क्रांति चल रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर ऐसे फसलों की आवश्यकता थी
कॉफी जैसे नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, इन सब का, ये सभी के सभी क्या है, वाणिज्यिक फसल है। इसी के अंतर्गत चाय, कॉफी, अफीम, ये सारे के सारे आएंगे। तो इन सबको जबरन कृषकों से उत्पादित किया जाने लगा, है ना। कृषक नहीं चाहते थे ऐसे फसलों को उत्पादित करना, लेकिन यहां पर जबरन मार पीट कर, है ना, जबरदस्ती इनसे वाणिज्यिक फसल उत्पादित किया जाने लगा। और वाणिज्यिक फसल भी कहां, तो मान लीजिए 20 कट्ठा की भूमि है, उसमें से जो सबसे उर्वर भूमि है उस भूमि में वाणिज्यिक फसल उत्पादित करवाया जाने लगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वाणिज्यिक फसल अत्यधिक उत्पादन करने से पहले जो खाद्यान्न उत्पादन होता था, खाद्यान्न जिससे लोग अपना जीवन यापन करते थे, अब इस खाद्यान्न में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। जितने की मांग है उतनी की पूर्ति यहां पर नहीं हो पाई, परिणामतः क्या हुआ, खाद्यान्न की कमी आई, लोगों के पास भोजन नहीं पहुंचा। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, बारंबार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल देखने को आया। बारंबार आपको अकाल यहां पर देखने को आया। ये सभी किसकी नीति थी, ये सभी के सभी अंग्रेजों की नीति थी। ये रिजल्ट था। जब लोग भूखों यहां पर मरेंगे तो विद्रोह की भावना तो जागृत होगी ही, है ना। उसके बाद इन सब के माध्यम से कैसे कैसे शोषण हो रहा, इसकी भी हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगला टर्म है निर्गमन। अभी तो इसमें बहुत सारे हैं, सबको मैंने सम्मिलित नहीं किया। अगर सबको बताने लग जाऊं तो 2 क्लास लग जाएंगे यही बताने में। तो जो मुख्य है वो मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। अगला टर्म है यहाँ पर निर्गमन। अब निर्गमन समझिएगा, निर्गमन क्या है। ऐसा लगता है कि मैंने आपको बता दिया है ना, क्योंकि भारत के इतिहास में ये एक एक अपने आप में टॉपिक है। वहां पर करवाना तो दिमाग में आ रहा है कि मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर दिमाग में आ रहा है शायद नहीं करवाया होगा, इसलिए बता देता हूं। अब निर्गमन देखिएगा, निर्गमन क्या कहलाता है। यहां पर है ब्रिटेन, यहां पर क्या है, इंडिया, ठीक है। ब्रिटेन वासी व्यापार करने के लिए भारत आते हैं, है ना। क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो भैया व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन होता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, चप्पल ही खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप दुकानदार को पैसे देते हैं, उसके बदले में वो चप्पल देता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि बोलते हैं भैया चप्पल चाहिए और वो दे देता है, आप कुछ बिना दिए लेके चले गए। ऐसी अवस्था में आपको कुछ दूसरा ही इनाम के रूप में मिल सकता है ना, अच्छा खासा दर्द दिया जा सकता है वहां पर, ठीक। तो यहाँ पर व्यापार किसे कहते हैं, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन होता है, उसको हम कहते हैं व्यापार। अर्थात इस समय ब्रिटेन वासी भी यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जैसे पुर्तगाली प्रारंभ में आए थे, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा रहे थे, तो ब्रिटेन भी आते हैं व्यापार करने के लिए, है ना। और यहां से क्या करते हैं, भारत से वस्तु ले जाते हैं। तो भारत से वस्तु ले जाने के लिए वो अपने साथ बुलियन लेके आते थे, ठीक है। क्या लेके आते थे, बुलियन। बुलियन क्या है, ये टर्म बार बार आपको इतिहास में देखने को मिलेगा। अगर आप विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ये टर्म देखने को मिलेगा। बुलियन क्या होता है, तो जो भी महंगे महंगे जो मणि के होते हैं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम बुलियन कहते हैं। अर्थात जो महंगे संसाधन है उसको हम बुलियन कह लेते हैं। हीरा, मोती, सोना, चांदी, है ना, ये सभी के सभी बुलियन के अंतर्गत आता है। तो ब्रिटेन वासी पहले अपने यहां से बुलियन लेके आते थे, उस बुलियन से सामान खरीदते थे, और सामान खरीद के कहां, ब्रिटेन लेकर जाते थे। ये बातें क्लियर है। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, व्यापार कहेंगे कि भैया क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यापार हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर लेन देन हो रहा है। ब्रिटेन से बुलियन आ रहा है, उस बुलियन के बदले वस्तु जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, भारत में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के माध्यम से भारत का राजस्व अधिकार ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चला गया। ब्रिटिश कंपनी का अर्थात इन क्षेत्रों में जो कर संग्रह का अधिकार था, कर संग्रह का अधिकार किसके हाथों में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अब क्या हुआ भैया, यहीं से, है ना, यहां से अब जितने भी आमदनी होने लगा, है ना, जितना आमदनी होने लगा, यहीं से जो आमदनी होता था, इसी पैसे से यहीं के वस्तुओं को खरीद के कहां भेजने लग गए, ब्रिटेन भेजने लग गए। अब ये व्यापार रहा। फिर से समझिएगा, जब इनको राजस्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर राजस्व उगाही करते हैं। राजस्व उगाही करने से इनके पास इनकम होने लगता है, इनके पास पैसे आने लगता है। ये पैसे कहाँ के हैं, भारत के क्षेत्र के हैं, है ना, भारत के क्षेत्र के ये पैसे हैं। इन्हीं पैसे का इस्तेमाल करके, भारत के पैसे का इस्तेमाल करके भारत का वस्तु खरीद रहे हैं, और भारत के वस्तु को कहां भेज रहे हैं, ब्रिटेन भेज रहे हैं। पहले जो बुलियन आता था, अब बुलियन लाने की आवश्यकता ही नहीं। व्यापार में क्या होता है भैया, दोनों तरफ से लेन देन होता है। अब एक तरफ से तो यहाँ पर देन तो बंद ही हो गया, बस लेन ही हो रहा है ना। देन अब बंद हो गया, अब बस क्या हो रहा है, लेन हो रहा है।
यहां से राजस्व ले रहे हैं और इसी राजस्व से वस्तु खरीद के ये यहां वस्तु ले रहे हैं, अर्थात देन बंद लेन केवल चल रहा है। इसको कहा गया यहां पर क्या, निर्गमन। तो निर्गमन में केवल यही चीज नहीं चलेगा, हर एक चीज का निर्गमन होता है, संसाधनों का निर्गमन होता है ना। कैसे, तो संसाधन यहां से बड़े स्तर पर क्या कर रहे हैं, ये यहां से वहां ले जा रहे हैं। श्रम का निर्गमन है ना, यानी कि भारतीय लोगों को ये विदेशों में ले जा रहे हैं, वहां पर कार्य करवा रहे हैं कम मजदूरी पर या मजदूरी ही नहीं दे रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर निर्गमन किया गया, भारतीय संसाधनों का दोहन किया गया, इसी को कहा गया निर्गमन। इससे क्या हुआ, जो भारत की सोने की चिड़िया थी, इन लोगों ने टीन का बना के रख दिया। अगर ये लूटे नहीं होते तो आज भारत का जीडीपी नंबर 1 पे होता, ठीक है ना। भारत जितना धन संपदा विश्व के किसी भी क्षेत्र में नहीं थे, अमेरिका उतना आगे बना पड़ा है ना। वो जब भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था, तब वहां पर जनजातीय लोग हुआ करते थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन यहाँ पर आता है और जो भी यहाँ पर संसाधन था, इन सभी संसाधनों को लूटकर ब्रिटेन में लेकर चला जाता है। तो निर्गमन समझ में आ गया क्या था भैया, तो व्यापार करने के लिए बुलियन लाते थे, है ना, उसके बदले वस्तु को ब्रिटेन लेकर जाते थे। लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार आ गया, यहाँ से कर वसूली करते थे, इसी पैसे से वस्तु खरीद के ब्रिटेन भेज रहे हैं, अर्थात ब्रिटेन से कुछ आ नहीं रहा, भारत से ही जा रहा है, फ्री में जा रहा है ना। इसके अलावा बहुत सारे इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, जैसे जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, उनकी सैलरी जाती थी भारत से ही जाती थी। ब्रिटेन में बैठे जो इंडिया हाउस था, वहां पर जो अधिकारी हुआ करते थे, उनका भी सैलरी भारत से जाता था। जो यहाँ से रिटायर्ड अधिकारी जाते थे, उनका पेंशन भारत से जाता था। तो जब किसी के बदले किसी को कुछ प्राप्त ना हो, इसको हम निर्गमन कहते हैं। तो यहाँ से जो पेंशन जा रहा है, भारत को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, फ्री में पैसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्गमन देखने को मिला। उसके बाद अंतिम मैंने यहाँ पर रखा है ईसाई धर्म प्रचार। अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे यहाँ पर नहीं करने, ठीक है, ये तो हमारे टॉपिक में भी नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे की सारी चीजें हम पढ़ेंगे, उस पर आप लोग इसको अप्लाई कर पाए। जब भी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें काम में आएगी। किताबों में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ईसाई धर्म प्रचार। ईसाई धर्म प्रचार कब से प्रारंभ हुआ, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारतीय क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। अब ये आते हैं और भारत में अपना ईसाई धर्म प्रसार करने लगते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पहले इन्होंने टारगेट कहाँ किया, जनजातीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में। कारण क्या रहा देखिएगा, कारण कहां से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो भू राजस्व नीति थी, वन नीति थी, इन सब के माध्यम से जनजातियों का बड़े स्तर पर शोषण होता था, है ना। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश समर्थित अधिकारियों के द्वारा, जो बाहरी लोग होते थे उनको दीकू कहा जाता था, तो दीकुओं के द्वारा इनका शोषण किया जाता था, बेगारी खटवाया जाता था। साथ ही साथ साहूकारों से जो ये धन लिए रहते थे, है ना, तो उसकी वसूली के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इनके महिलाओं के साथ बलात्कार तक ये किया करते थे। ऐसी स्थिति में क्या था, अब ये आए, बोले भैया तुम लोग के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, ये नहीं होगा, चाहते हो, बोले कैसे, बोला कि भैया हमारा धर्म अपना लो, अपना धर्म छोड़ो और हमारा धर्म अपना लो, ईसाई बन जाओ। ईसाई बनते ही जितना भी ये प्रताड़ना हो रहा है, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोगों ने यहाँ पर, कई जनजातियों ने यहाँ पर ईसाई धर्म अपनाया, कईयों ने नहीं अपनाया। और यही कारण रहता है, कई मुस्लिम ईसाई धर्म अपना लेते हैं, जनजातीय ईसाई धर्म अपना लेते हैं। यही कारण रहता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम विद्रोह एवं आंदोलन में देखेंगे, बिहार के संदर्भ में कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो मुख्यतः देखा जाए तो ये सभी कारण रहे, ये सभी के सभी क्या है, ब्रिटिश नीतियां हैं। और इन सभी नीतियों के माध्यम से भारत में जितने भी वर्ग है, चाहे हम जनजाति वर्ग की बात करें, कृषक वर्ग की बात करें, यहाँ के राजाओं की बात करें, मजदूर वर्ग की बात करें, हर एक वर्ग इनके कारण शोषित था। और यही शोषण विद्रोह के भावना के रूप में जागृत हुआ और अंततः यहां पर विद्रोह देखने को मिला, ठीक है। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई, एक बार आप लोग बताइएगा। सारी चीजें समझ में आ गई, एक बार बताइएगा। मैं सोचा नहीं था कि इतना लंबा ये चला जाएगा, सोचा था कि बहुत शॉर्ट में बता के मैं चला जाऊंगा, लग रहा है संथाल नहीं हो पाएगा।
देखिए भारत में जो ये व्यवस्थाएं हैं ना, भारत में जो व्यवस्थाएं हैं लूटपाट की, है ना, शोषण की, गरीबों पर अत्याचार की, ये अंग्रेजों की देन है। वो बहुत सारी चीजें देकर चले गए, भारतीय समझ नहीं पाए। जो यहाँ पर नेता बने ना, पहले अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जाता था, लूटा जाता था, वो कार्य अब यहाँ पर अंग्रेज के रूप में यहाँ के सांसद विधायक हैं। जो भी सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है, सरकार के द्वारा बहुत सारे फंड दिए जाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक का विकास हो, लेकिन इसमें लीकेज देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है लीकेज। लीकेज का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी गांव में सड़क बनाना है, सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया केंद्र से भेजा गया, लेकिन केंद्र से सबसे पहले पहुंचा राज्य सरकार के पास, राज्य से पहुंचा कहां, प्रमंडल में, प्रमंडल से जिला में, जिला से अनुमंडल में, अनुमंडल से ब्लॉक, फिर ब्लॉक से गांव। हर एक स्टेज पर उसमें से कुछ धन की निकासी कर ली जाती है ब्लैक मनी के रूप में, है ना। और करते करते 1 करोड़ की जगह पे गांव में जाते जाते ये 20 से 25 लाख बच जाते हैं। अब जो सड़क 1 करोड़ रुपए में बनना था, अब उसे 25 लाख में बनाए तो कैसा सड़क बनेगा? सड़क तो बनाना ही है, मटेरियल कितना अच्छा प्रयोग किया जाएगा ये सभी आपने देखा होगा। कारण क्या होता है कि एक बारिश आई, पिच सड़क फिर से कच्ची सड़क में तब्दील हो जाती है। तो ये भारत में अंग्रेजों की ही देन है, तभी से चलते आ रहा है। एक गरीब की बात करें, गरीब के पास रहने के लिए आवास नहीं रहता, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा आवास योजना लाई गई ताकि हम गरीबों को धन मुहैया करा के उनको आवास दे पाए ताकि अच्छे से जीवन यापन कर सके। ठीक है, इस आवास में भी क्या हुआ, बीच में लीकेज देखने को मिला और 1 लाख रुपए जो दिया जाता था उनको घर बनाने के लिए, उनके पास पहुंचते पहुंचते 25 से 30 हजार बच जाते थे, बाकी 70,000 रुपए बीच में ही खा जाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में एक एस्टिमेट बनाया कि भैया 1 लाख में घर बन सकता है, 25 से 30 हजार में क्या बनेगा, नींव देते थे और ईंट थोड़ा सा ऊपर आता था, पैसे खत्म। अब सरकार आई चेक करने के लिए, भैया घर तुम्हारा कहाँ है, अब घर बना ही नहीं। तो जो सरकार चाहती है गांवों तक विकास को पहुंचाना, बीच में ये जो अंग्रेज धारी मनोवृत्ति वाले जो लोग हैं ना, वो कभी भी भारत को विकसित नहीं होने देंगे। चलिए, सबको समझ में आ गया है। वन नीति देखिए, वनों पर था, वनों पर ये जो जनजाति थे वो अपने एक अधिकार मानते थे। कारण क्या था कि वनों की कटाई करके, इनमें क्या होता है, झूम खेती होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अर्थव्यवस्था में भी पढ़े होंगे आप। झूम खेती होता क्या है कि जंगली इलाकों को इनके द्वारा जंगल साफ किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, काट के कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। अब इतना मेहनत किए, जंगल था उसको कृषि योग्य भूमि बनाए, इतना मेहनत करते थे तो मानते थे कि भैया इस पर हमारा एक अधिकार है ना, हमने इस क्षेत्र को बनाया है, इतना मेहनत करते थे। उसके बाद जंगलों में ही ये रहा करते थे, उसी से जीवन यापन करते थे। लेकिन वन नीति लाने से क्या हुआ, वन नीति लाने से अंग्रेजों ने सीधे तौर पर बोला कि भैया आपका इस पर कोई भी अधिकार नहीं है, देखिए हमने ये नीति लाया है, इस नीति के तहत ये पूरा वनीय क्षेत्र जो है वो हमारा हो गया, आप इसमें बिना हमसे अनुमति लिए आप इसमें एंट्री भी नहीं कर सकते। पहले जो अपना आधिपत्य था, एक ही बार ऐसा हुआ कि हमारा है ही नहीं। जैसे आप किसी घर में 20-50 साल से रहते आ रहे हैं ना, 20-50 साल से रहते आ रहे हैं, अपना ही घर था, समझ रहे हैं, लेकिन कोई आकर सीधे बोले कि भैया ये आपका घर ही नहीं है, आप बिना पूछे हमसे एंट्री नहीं ले सकते, कैसा लगेगा? वही सिचुएशन यहाँ पर हुआ इनके साथ, जनजातियों के साथ। ठीक है, चलिए सोने की चिड़िया बाद में बना लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सोने की चिड़िया बना लेंगे। ठीक, क्लियर है? ये सारे टर्म समझ में आए हैं। बहुत सारी नीतियां हैं, सभी नीतियों को मैंने सम्मिलित नहीं किया है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में 2-3 चीजों से, जैसे भू राजस्व नीति हो गई, वन नीति हो गई, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार हो गया, इन 3 के माध्यम से सारे उत्तर को आप लिख सकते हैं जो बिहार से संबंधित है। बाकी सब मैंने बताया है, सबका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। मैंने सोचा था पूरा संथाल तक कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, है ना, सबसे पहले एक यहाँ पर हम बात करते चलेंगे विद्रोह की। विद्रोह के कारण क्या रहे वो हमने देखा। ब्रिटिश नीतियां रही, चाहे जितनी भी नीति रही, भू राजस्व नीति रहा, वन नीति रहा, औद्योगिक नीति, है ना। उसके बाद एक और इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जो इनका साम्राज्य विस्तार की नीति थी,
जब 1857 का, आज मैं आधुनिक भारत में वही करवा रहा था, तो उसमें सारी चीजें मैंने बताया है। तो इसमें जो उनकी विस्तार की नीति रही, विस्तार की नीति के लिए क्या लाया गया यहाँ पर भैया, तो सबसे पहले विलय की नीति, सबसे पहले तो यहाँ पर सहायक संधि लाई गई, उसके बाद विलय की नीति लाई गई। इन सब के माध्यम से क्या हुआ, राजाओं का शोषण हुआ, तो वो भी 1857 की क्रांति में क्या किए, भाग लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, बिहार से संबंधित जन आंदोलन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, सबसे ज्यादा कैसे हम पढ़ रहे हैं, तो बीच में हमने डिवाइड किया 1857 की क्रांति, है ना, हम भी यहाँ पर करेंगे 1857 की क्रांति करेंगे। जितना डिटेल में भारत में पढ़ा है इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 1857 से पहले का, है ना, उसके बाद 1857 के बाद तक का हम करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 1857 से पहले तक का जितना भी विद्रोह हुआ, लगभग 12 या 13 के आसपास है, उन सबको यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक। देखिएगा, एक तो आज तबीयत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लग रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है, एनर्जी उतना ही दिखाई दे रहा है। कारण क्या रहता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ भूल जाता हूँ कि मुझे हुआ क्या है ना। भूख भी लगी रहती है बहुत तेज, लेकिन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे भूख भी लगी थी, क्योंकि सारा माइंड में यहाँ पर लेकर चला आता हूँ, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला समय के अनुसार मैंने सजाया है ना। सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझते चलिएगा। इसमें समझना क्या है, क्षेत्र विशेष, है ना। उसके बाद अगर कोई इस विद्रोह में नेतृत्व करता है तो उसका नाम, कारण में देखें तो लगभग सब में वही कारण होगा, किसमें क्या कारण होगा साथ में बताते हुए चलता हूं। तो सबसे पहला विद्रोह बिहार के क्षेत्र में 1770 से 1800 ईस्वी के क्रम में, देख रहे हैं कितना जल्दी। इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765। शोषण यहीं से प्रारंभ कर दिया गया, है ना, शोषण यहीं से प्रारंभ कर दिया गया, और बहुत जल्दी यहाँ पर क्या हुआ, 1770 में ही आपको विद्रोह देखने को मिला, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखें नोनिया विद्रोह। सबसे पहला विद्रोह नोनिया विद्रोह, समयकाल 1770 से लेकर 1800 ईस्वी। इसका कारण क्या रहा देखिएगा, हमने पढ़ा था कि बिहार वाले क्षेत्र में सोरा का उत्पादन होता था, ठीक है, पढ़ा था। बिहार वाले क्षेत्र में सोरा का उत्पादन होता था। सोरा बारूद निर्मित करने के कार्य में आता था। अब ऐसी स्थिति में सभी जितनी यूरोपीय कंपनियां थी वो सभी के सभी क्या चाहती थी भैया, कि हम यहाँ पर सोरा बिहार वाले क्षेत्र से प्राप्त करें। पहले डचों का अधिकार था, बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब नोनिया विद्रोह क्या था तो समझिएगा, ये जो सोरा उत्पादन था, है ना, बिहार के कौन कौन से क्षेत्र, पहले क्षेत्र देख लीजिए। नोनिया विद्रोह किन क्षेत्र में हुआ, तो वैसे क्षेत्र जहां पर सोरा का उत्पादन किया जाता था। और ये कौन कौन से क्षेत्र है, तो मुख्य रूप से सारण, है ना, तिरहुत, हाजीपुर, पूर्णिया, ये जो क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों में सोरा का उत्पादन किया जाता था। और ये जो उत्पादन कार्य था वो किसके द्वारा, नोनिया जातियों के द्वारा किया जाता था। नोनिया जाति आपने देखा होगा गाँव में, एसटी में आता है शायद, है ना, एसटी में आता है, शेड्यूल ट्राइब में, एसटी या एससी में आता है, इतना कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आता इसी में है, ठीक है। तो नोनिया जातियों के द्वारा यहाँ पर सोरे का उत्पादन कार्य किया जाता था, है ना, सोने का खनन किया जाता था, ठीक है। तो देखिएगा कारण क्या रहा, ये विद्रोह क्या रहा, देखिएगा। सोरा उत्पादन का कार्य नोनिया जाति करती थी। अब देखिएगा यहाँ पर नोनिया जाति क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है। जाना कहाँ है, ब्रिटिश कंपनी के पास जाना है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आसामी लोग थे, है ना, आसामी लोग मध्यस्थ का कार्य करते थे, है ना, आसामी लोग क्या करते थे, मध्यस्थ का कार्य करते थे। ये क्या करते थे कि ब्रिटिश से, सोरा की बात करें तो दो प्रकार के सोरा था, एक था कलमी सोरा और दूसरा था कच्चा सोरा, है ना, एक था कलमी सोरा और दूसरा था कच्चा सोरा। तो ब्रिटिश कंपनी से ये आसामी लोग कलमी सोरा के लिए 2 से 4 रुपए प्रति मन लेते थे, और कच्चे सोरा के लिए 1 से 4 आने प्रति मन लेते थे ब्रिटिश कंपनी से, ठीक है। अब क्या करते थे, इतने पैसे लिए, लेकिन इन नोनिया जनजातियों को इतने पैसे नहीं देते थे, बहुत ही कम देते थे, जैसे कि 12, 14 या 20 पैसे ही प्रति मन दिया करते थे। यहां से ले रहे 2 से 4 रुपए प्रति मन और 1 से 4 आना प्रति मन, कच्चा वाला कलमी वाला दोनों, ठीक है। अब ये आसामी इन नोनिया जनजाति को कितने दे रहे हैं, बहुत ही कम, 12 पैसे, 14 पैसे या 20 पैसे प्रति मन दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए कुछ अन्य व्यापारी थे जो अंग्रेज समर्थित नहीं थे। अब ये व्यापारी इन्हीं नोनिया से जब खरीदते थे सोरा, तो ये 3 रुपए प्रति मन के भाव से खरीदते थे।
एक तरफ कहा 20 पैसे प्रतिमन हाईएस्ट मिल रहा है, वही दूसरा व्यापारी जो ब्रिटिश कंपनी से संबंधित नहीं था, ये जब इनसे सोरा लेकर जाता था तो कितने 3 रुपए प्रतिमन देता था। तो कहा 20 पैसे भैया और कहा 3 रुपए, बहुत डिफरेंस है। कारण यही रहता है कि जितने भी नोनिया लोग थे, है ना, लगे तो थे ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया कि गुप्त रूप से ये क्या करने लगे, बाहरी व्यापारियों को सोरा बेचने लगे, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में। अब यही क्या था, यही इनका विद्रोह था। विद्रोह किस रूप में, तो सोरा का उत्पादन करके गुप्त रूप से दूसरे व्यापारियों को बेच रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे की अर्जन हो पाए। इसी को कहा गया नोनिया विद्रोह। और जब अंग्रेजों को इस बारे में पता चला तो यहाँ पर क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, उनको मारा गया, पीटा गया कि भैया हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरे को तुम सोरा बेचोगे, तो अत्याचार किया गया और अंततः यहाँ पर दबा दिया गया। तो ये था हमारा नोनिया विद्रोह, 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चलता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन होने लग गया, आप लोग बताएं आगे करवाएं, आगे करवाएं, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। तबीयत मेरी नहीं है ठीक। आज सोचा था कि कम से कम 8 के आसपास अगर हो जाए, 8 के आसपास हो जाए तो फिर तो मजा आ जाता। बचा कुछ हम मंडे क्लास में 1857 तक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए मैं जितना तेज बोल रहा हूँ ना, कल हुआ क्या था, सर में इतना तेज दर्द था, इतना तेज दर्द था। मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं थोड़ा सा नींद के साथ समझौता कर दिया हूँ इस हफ्ते में। किसी दिन 1.5 घंटे, किसी दिन 2.5 घंटे ऐसे ही सो रहा हूँ। नींद इसी कारण मेरे ऊपर इतना हावी हुआ कि सर इतना तेज दर्द कर रहा था कि मेरा मस्तिष्क शांत ही नहीं हो पाया। परिणामतः 2 दिन और नहीं सो पाया, और कल इतना तेज सर दर्द कर रहा था कि मैं ना सो पा रहा था ना बैठ पा रहा था। ठीक है, आज धीरे धीरे थोड़ा सा आराम हुआ तो क्लास लेने आया, लेकिन फिर इतनी तेजी से बोलने से फिर से दर्द स्टार्ट होने लग गया। लेकिन फिर भी एक और कर लेते हैं। नोनिया विद्रोह तो क्लियर है, क्षेत्र याद रखिएगा कौन सा, तो जो सोरा उत्पादन क्षेत्र था सारण, तिरहुत, हाजीपुर, पूर्णिया, इन क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा दूसरा विद्रोह भी देख लेते हैं। दूसरा विद्रोह है यहाँ पर तमाड़ विद्रोह, है ना। दूसरा विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, 1789 से 94 के मध्य में हुआ। ये देखिएगा क्या था, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, है ना, सुनाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता हूँ। तमाड़ विद्रोह क्या था देखिएगा, 1771 तक, है ना। 1765 में क्या हुआ आप सभी को पता है, 64 में बक्सर के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो जाता है। 65 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है, पहले बंगाल वाले क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के क्रम में 1771 तक छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कौन से क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र कहाँ है भैया, तो वर्तमान समय में झारखंड में है। अधिकतर आप इसमें से विद्रोह आंदोलन देखेंगे जनजातियों से संबंधित बिहार में, तो ये झारखंड वाले क्षेत्र से ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनजाति वहीं पर थे, है ना। उसके बाद संसाधन भी सबसे ज्यादा यहीं पर थे। परिणामतः अंग्रेजों के द्वारा इन संसाधनों का दोहन करने के लिए यहाँ पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, तरह तरह के कानून यहाँ पर लाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 1771 तक छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो पहले जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, है ना, जमींदार हुआ करते थे, इन सभी पर आशीर्वाद बन जाता है। किसका, अंग्रेजों का, है ना। अंग्रेजों का आशीर्वाद बन जाता है राजा पर और जमींदारों पर, है ना। अंग्रेजों का संरक्षण मिल जाता है। परिणामतः अब इनके द्वारा अपने जनता का शोषण किया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है ना। जनता का शोषण किया जाना स्टार्ट किया जाने लगता है। वही भू राजस्व नीति के माध्यम से तरह तरह के अत्याचार, तरह तरह के शोषण, वो सारी चीजें आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। भू राजस्व नीति वाला, वन नीति वाला, जहां भी जनजातीय विद्रोह आए वहां पर 3 चीजें अप्लाई कर सकते हैं, भू राजस्व नीति, वन नीति और धर्म प्रचार। समय देख लीजिएगा, अगर 1813 के बाद का है उसमें ईसाई धर्म प्रसार
लगा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ईसाई धर्म को इनडायरेक्टली तरीके से जोड़ सकते हैं कि जब यहाँ पर राजस्व व्यवस्था लागू की गई तो बाहर के अधिकारी लोग भी यहाँ पर आए, है ना, जो ईसाई धर्म से संबंधित थे, तो वो यहाँ पर आए। आने से क्या हुआ कि जनजातियों का धर्म अलग था, इनका प्रचलन अलग था और उनका ईसाई धर्म का अलग था, तो इनके धर्मों में भी टकराव होने लगा, है ना। साथ ही साथ जो इनके क्षेत्र हुआ करते थे, जनजातियों के क्षेत्र, तो यहाँ पर भू राजस्व नीति लगाने से, जमींदारी व्यवस्था लागू करने से, एक तो जमींदार थे, साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी आने लगे, वो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगे। पहले जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति स्वतंत्र रूप से रहा करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, उनके क्षेत्र में बाहरी लोग आने लगे। बाहरी लोगों को ये दीकू कहा करते थे, तो दीकू आने लगे। इससे क्या हुआ कि ये अपने ही क्षेत्र में सिमटते चले गए। साथ ही साथ इनके भूमि पर इनका अधिकार हो गया, इनका जो वन था वनों पर इनका अधिकार हो गया। इससे क्या हो गया कि अब ये अपने क्षेत्र में सिमटने लगे। साथ ही साथ इनको लगने लगा कि भैया अब हमारी संस्कृति खतरे में है, क्योंकि बाहरी लोग आएंगे तो हमारे संस्कृति पर कुछ ना कुछ दबाव डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, है ना। तो जब यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो उनका संरक्षण किसको मिल गया, राजाओं और जमींदारों को मिल गया। अब यहाँ पर इन जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण वैसे ही किया जाने लगा जो जमींदारी व्यवस्था में किया जाता था, वही यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। किसानों का बड़े स्तर पर शोषण होने लगा। परिणामतः वो जाते थे साहूकारों के पास, ऋण लेते थे, ऋण का ब्याज दर अत्यधिक होने के कारण वो उसे चुकता नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में इनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, इनकी जमीनें दीकुओं को दे दी जाती थी। अर्थात यहाँ पर दीकुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ते चली गई और ये अपने क्षेत्र में क्या हो गए, सिमटते चले गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में जब शोषण बड़े स्तर पर होने लगा तो 1789 ईस्वी में उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा अब विद्रोही तेवर दिखाया जाने लगा। अब मान लीजिए किसी पर कितना अत्याचार कीजिएगा भैया, कुछ समय तक वो सहेगा, लेकिन जब क्षमता पार कर जाएगा तो वो अपना विद्रोह दिखाएगा ही दिखाएगा। अपने घर के किसी बच्चे को देख लीजिए, जैसे पता ना आपको एग्जाम्पल दिया था ये किसी और वाले में, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपके घर का क्या है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आप उससे सामान मंगवाइए, आप मजे में लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं ना, और उससे बार बार क्या कीजिए, सामान मंगवाइए। 2-4 बार ला देगा, 10 बार ला देगा, लेकिन 11वां बार बोलेंगे तो 4 झाड़ दे देगा आपको। 4 झाड़ का मतलब 4 बातें सुना देगा कि खुद बैठ के टीवी देखो, हमरा से सामान मंगवा, हम ले आके देते नहीं, है ना। अर्थात ये क्या हो गया, विद्रोही तेवर दिखा दिया। वही सिचुएशन यहाँ पर हुआ जब बड़े स्तर पर किसानों का शोषण होने लगा, अत्याचार होने लगा, इनकी जमीनें हड़पी जाने लगी। ऐसी स्थिति में उरांव जनजाति जो थे वो 1789 से अपने विद्रोही तेवर दिखाने लग जाते हैं, और यहीं से क्या होता है, विद्रोही तेवर दिखाते हैं। और फिर जितने भी बाहरी लोग थे, अंग्रेज समर्थित लोग, अर्थात इसमें जमींदार हो गए, है ना, जो भी छोटे मोटे राजा थे, जो भी अधिकारी थे, उन सभी पर क्या हो गया, ये लोग टूट पड़े, अंग्रेज समर्थित लोगों पर टूट पड़े। और ये 1794 तक इतना भयभीत हो गए, है ना, 89 से लेकर 94 लगभग 5 साल तक इतना जबरदस्त कूटे, इतना जबरदस्त मारे कि ये इतना भयभीत हो गए यहाँ के जमींदार और अधिकारी लोग कि वो अंग्रेजी कंपनी से संरक्षण मांगने लगे। भैया आपने भेज तो दिया है, लेकिन रक्षा कौन करेगा, ये आतंकवादियों जैसा हमला कर रहे हैं, बहुत तेज मार रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों से संरक्षण मांगा, परिणामतः अंग्रेजों ने यहाँ पर सेना भेजा और बड़े ही शक्ति के साथ इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये था हमारा तमाड़ विद्रोह जो 1789 से 94 तक चलती है। और कौन से क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। किसके विरुद्ध, तो यहाँ के जो जमींदार थे, अंग्रेज समर्थित अधिकारी थे, इन सब के विरुद्ध तमाड़ विद्रोह यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, सिचुएशन नहीं है करवाने लायक, है ना। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बताइएगा, दिक्कत होगी तो मैं और भी करवा